Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Ali Hassan and I will teach you chemistry. उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की जो तैयारी है वो भी आखिरी मराहिल के अंदर एंटर होना स्टार्ट हो गई होगी। केमिस्ट्री के वाले से अगर बात की जाए तो आप लोग जो है मेरा 11 चैप्टर वाला प्लान जो है उसको फॉलो कर सकते हैं। और जैसे आज हो गई है 20th ऑफ अप्रैल और 30 को आपका पहला पेपर है, आपके पास 9 दिन जो है वो भी बाकी रहते हैं। तो इन दिनों के अंदर जो है जिन बच्चों ने 11 चैप्टर्स को याद किया हुआ है वो तो क्या काम करें कि इन 9 डेज के अंदर उन 11 चैप्टर को रिवाइज करना स्टार्ट करें इस तरीके से कि डेली का जो है आप एक चैप्टर जो है उसको अच्छे तरीके से बैठकर पढ़ें और ये हो जाएगा। जब आपने एक चैप्टर को अच्छी तरीके से याद किया हुआ ना, जब आप उसको रिवीजन करने बैठते हैं तो वो हार्डली आधा घंटा या 1 घंटा या 1.5 घंटे के अंदर आपकी रिवीजन जो एक चैप्टर की मुकम्मल हो जाती है। अच्छा, वो बच्चे जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी जैसे उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं पढ़ा हुआ, उनके लिए जो है मैं अपलोड कर चुका हूँ एक 6 चैप्टर्स का प्लान है, एक 4 चैप्टर्स का प्लान है। तो वो जो 4 चैप्टर्स का प्लान है उसको फॉलो अप कर लें, उसमें जो मैंने चैप्टर्स बताए हुए हैं उस चीज को जो है वो तैयार कर लें तो वो भी अच्छे मार्क्स के साथ पास हो सकते हैं। तो अगर आप 4 चैप्टर का प्लान फॉलो करते हैं तो भी आपके पास 9 दिन है। 4 2 8 यानी कि आप एक चैप्टर के ऊपर 2 दिन लगाएं तो बड़ी आसानी से आपका चैप्टर जो तैयार हो जाएगा। तो इन दिनों जो है वो तैयारी को अच्छी तरीके से जो है वो आप लोग अपना फाइनलाइज करें। और जो सोशल मीडिया है, फोन है, आपका गैजेट्स हैं, टैबलेट्स हैं और आईपैड्स हैं, इनसे जो है आप थोड़ा सा जो है वो आप दूर रहें, थोड़ा सा कम टाइम कर दें इनका या बिल्कुल ही ना करें। बिल्कुल तो खैर दूर की बात, आप लोगों ने स्टोरीज भी लगानी होती हैं, स्टेटस भी लगाने होते हैं, तो खैर इस हद तक रहें कि आप स्टोरी लगा के जो है ना साइड पे हो जाए। और आजकल स्टोरी भी इस तरह की लगाएंगी, मोटिवेशनल स्टोरीज लगाएंगे, आप ये लगाएंगे अपना पढ़ने जा रहा हूँ, फिर आप स्टोरी लगाएंगे मैंने 2 घंटे हो गए मैं लगातार पढ़ रहा हूँ। तो इससे जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी मोटिवेशन मिलेगी और जेलसी होगी कि यार भाई 2 घंटे से पढ़ रहा है, यार कैसे पढ़ रहा है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो स्टोरी लगा देते हैं आज मैंने पूरा दिन बैठकर पढ़ा, और पढ़ा क्या होता है कि स्टोरी लगाने के बाद में वो स्टोरी लगाते हैं आज पूरे दिन पढ़ने जा रहा हूँ। अच्छा, ये स्टोरी लगाने के बाद वो जो है ना लेट जाते हैं, फिर उनकी आंख लग जाती है, फिर शाम को उठते हैं देखते हैं तो 10-12 दोस्तों के इनबॉक्स से मैसेज आते हैं भाई पढ़ रहा है, भाई कितने चैप्टर पढ़ लिए तूने, भाई बस कर क्या कर रहा है। अच्छा, वो उठ के देख रहा होता है यूं करके अपने फोन पर, यार मैं तो सो के उठा, अच्छा मैंने स्टोरी लगाई थी उसे याद आता है, तो कहता हाँ यार थोड़ा सा पढ़ ले तो है, दोस्तों ने भी घर खिला दी। तो इस तरीके के बच्चे भी होते हैं। तो अगर आपने दोस्तों को मोटिवेशन देनी है तो आप ये ट्रिक यूज करें, आप स्टोरी लगाया करें आज मैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 याद करने जा रहा हूँ। तो फिर आप देखेंगे आपके दोस्त जो है वो कैसे आपको जो है वो ड्रैग करेंगे और खींचेंगे आपकी लेग्स कि भाई बस कर, भाई कितना पढ़ेगा, भाई बस कर। तो इस तरीके के जो है ना दोस्तों को शर्म आएगी, हंसते हुए पढ़ना स्टार्ट करती है। अच्छा, मैंने जो है अपने चैनल पर लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अब मैंने जो है वो चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो उनकी वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी है। चैप्टर नंबर 5 है केमिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान के नेम से आपकी बुक के अंदर, इसके अंदर से जो है वो बोर्ड के अंदर 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और मैंने अपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर यहाँ पर 9 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो लिखे हैं। और आप इन 9 शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन इन्हीं 9 क्वेश्चन के अंदर से इस साल आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आइए जरा इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आता है जी व्हाट आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये जो वर्ड माइक्रो है इसका मतलब आपको पता है कि स्मॉल होता है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो आपको कम अमाउंट में चाहिए, हमें नहीं चाहिए, प्लांट्स को चाहिए या सॉइल को चाहिए, पौधों को चाहिए, उनको हम क्या देते हैं जी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और इसकी एग्जांपल में आ जाता है जी बोरॉन है, कॉपर है, आयरन है और मैंगनीज है। उसके बाद रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो 6 ग्राम से 200 ग्राम पर एकड़, यानी कि 1 एकड़ जमीन के ऊपर आपको ये 6 ग्राम से 200 ग्राम पर एकड़ तक जो है वो चाहिए होंगे। और ये एमसीक्यू के अंदर आ जाती होती है वैल्यू, तो इसको आपने अच्छे तरीके से जहन में बिठा लेना है कि 6 से लेके 200 ग्राम तक आपको ये रिक्वायर होंगे। फिर आप कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, तो हम क्या कहते हैं कि न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड इन वेरी लार्ज अमाउंट्स, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो आपको बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर चाहिए। किसके लिए चाहिए भाई? प्लांट्स की ग्रोथ के लिए चाहिए, उनको हम कह देते हैं जी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब इसकी एग्जांपल में आ जाता है एनपीके, याद करने का ट्रिक देखें, एनपीके कैल्शियम मैग्नीशियम, और ये आ गया एसएचओ, यानी कि एसएचओ जो पुलिस में होता है वो एसएचओ आ गया यहाँ पर, तो ये निमोनिक बन गया एनपीके कैल्शियम मैग्नीशियम एसएचओ, एसएचओ जो है वो कैल्शियम मैग्नीशियम आपका एसएचओ बन गया। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ गुड फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर जो है वो क्या होता है कि जमीन के अंदर जब भी अपनी फसल उगाते हैं तो उस फसल के ऊपर हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं।
फर्टिलाइजर जो है वो पौधे की या जो भी फसल आप उगा रहे हैं उसकी यील्ड, उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है और सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको भी वो बढ़ाता है, पैदावार को बढ़ाता है ताकि अच्छी फसल वहां से ग्रो हो। तो जी कौन कौन सी फर्टिलाइजर के अंदर अच्छी क्वालिटीज होनी चाहिए, इजी इजी सी बातें हैं जी कुछ। इट शुड नॉट एल्टर द पीएच ऑफ सोइल। एल्टर का मतलब होता है चेंज करना। वो कहता है सोइल की पीएच को चेंज ना करे, क्योंकि अगर सोइल की पीएच चेंज होगी, लेट से एसिडिक पीएच होगी, तो वहां पर जो है क्रॉप्स का ग्रो करना मुश्किल हो जाएगा। इट शुड नॉट बी इंजीरियस टू प्लांट, और ये पौधों के लिए जो है वो खतरनाक ना हो। इट शुड बी चीप, सस्ता होना चाहिए। द न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट मस्ट बी रेडीली। रेडीली का मतलब होता है जल्दी से अवेलेबल टू द प्लांट्स। कहता है जो भी फर्टिलाइजर के अंदर मेन आपका न्यूट्रिएंट एलिमेंट है वो आपके पास जल्दी से प्लांट को जो है वो अवेलेबल हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है व्हाई अमोनियम नाइट्रेट इज नॉट यूज्ड फॉर पैडी राइस। एक फर्टिलाइजर है जी अमोनियम नाइट्रेट। कहता है पैडी राइस जो है ये कहते हैं चावल की फसल को या धान की फसल को पैडी राइस की टर्म यूज की जाती है कि चावल का दाना जो हमारे पास घर में होता है जो हम लेके आते हैं, अच्छा जब ये ग्रो होता है फसल की फॉर्म में तो चावल के दाने के ऊपर ना एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है या कवरिंग होती है, उसको जो है वो मशीन के थ्रू जो है वो रिमूव किया जाता है और हमारे घरों में जो चावल आता है वो ऐसे बारीक सा दाना होता है जिसको हम फौरन से जो है वो पानी से धोते हैं, थोड़ी देर पलट देते हैं और उसको हम जो है पका लेते हैं। तो पैडी राइस की जो फसल है वो चावलों के बारे में है कि आपके पास ये जो अमोनियम नाइट्रेट है इसको हम पैडी राइस के लिए क्यों यूज नहीं करते। वो कहता है माइक्रोबियल बैक्टीरिया होते हैं कुछ माइक्रोब्स, मतलब स्मॉल साइज बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया जो है ये क्या काम करते हैं कि ये फ्लडेड फील्ड्स जो है जहां पर आपने चावल की फसल को पानी लगाया होता है वहां पर ये मौजूद होते हैं, और ये बैक्टीरिया जब आप ये फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं तो ये अमोनियम नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस के अंदर जो है वो तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से इसका फर्टिलाइजर इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाता है। रोल ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट ग्रोथ आ जाता है कि प्लांट की ग्रोथ के अंदर नाइट्रोजन का क्या रोल है जी। इट इज द मेन, पहली बात तो ये देखें इट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं जी कंपोनेंट को। इट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, कि नाइट्रोजन जो है ये प्रोटीन का मेन कंपोनेंट है। इट गिव्स ग्रीन कलर टू द लीव्स, और ये पत्तों को ग्रीन कलर भी देता है। क्यों? क्योंकि पत्तों के अंदर क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल का मेन कंपोनेंट होता है नाइट्रोजन, इसी वजह से ग्रीन कलर दे रहा होता है। इट इंक्रीजेस द यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ द प्लांट्स। उसके अलावा ये पौधों की जो पैदावार है और जो उनकी क्वालिटी है उसको भी इंक्रीज करता है। अगला व्हाट इज प्रिलिंग ऑफ यूरिया। प्रिलिंग का मतलब होता है यूरिया जो आपका फर्टिलाइजर है उसका छोटी छोटी बॉल्स के अंदर या दानों के अंदर कन्वर्ट हो जाना, दिस इज कॉल्ड प्रिलिंग। ठीक है जी। अब वो कहता है मोल्टन पिघला हुआ यूरिया, मोल्टन यूरिया स्प्रेड एट द प्रिलिंग टॉवर बाय मींस ऑफ प्रिलिंग बकेट्स। अच्छा प्रिलिंग बकेट्स के अंदर पिघला हुआ यूरिया जो है वो फिल किया जाता है और बकेट से इसको उल्टाया जाता है और मोल्टन यूरिया जो है पिघला हुआ यूरिया वो नीचे की तरफ फॉल करता है, गिरता है। इट इज कॉल्ड बाय एयर राइजिंग अपवर्ड। नीचे से हम जी हवा सप्लाई करते हैं, वो हवा क्या करती है पिघले हुए यूरिया को ठंडा कर देती है। फिर जो आपका पिघला हुआ यूरिया है, जब मोल्टन यूरिया है वो क्या हो जाता है, वो सॉलिड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होके उसकी छोटी छोटी बॉल्स बन जाती हैं, गोलियां बन जाती हैं, जिनको प्रिल्स का नाम दिया जाता है। तो पिघला हुआ यूरिया देखें, लेट से ये आपका मोल्टन यूरिया जो नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे से एयर जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, वो एयर जाते हुए इसको क्या करेगी, कूल करेगी, खुश करेगी, और कूल करने पर इसको जो है वो छोटी छोटी बॉल्स में या प्रिल्स में जो है वो कन्वर्ट कर देगी। अगला जी स्टेप्स इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। यूरिया बनाने के स्टेप्स हैं इजी से। पहले स्टेप में हाइड्रोजन तैयार होती है, दूसरे स्टेप में अमोनिया गैस तैयार होती है, फिर अमोनियम कार्बोनेट बनता है इन दोनों के आपस में रिएक्शन से, फिर यूरिया तैयार होता है, फिर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया हम करते हैं और लास्ट स्टेप में हम प्रिलिंग कर लेते हैं। तो ये 7 स्टेप्स आपने एडिटेड याद कर लेंगे। अगला जी कैल्केरियस और आर्जिलेशियस मटेरियल्स क्या होते हैं। कैल्केरियस मटेरियल्स कहते हैं हम उनको ऐसे मटेरियल जिनसे हमें लाइम मिल रहा होता है या कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा होता है। तो कैल्केरियस मटेरियल्स क्या है, दे आर सोर्स ऑफ लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। ये फर्दर फिर आगे आपको कैल्शियम प्रोवाइड करता है। कैल्शियम की का भी प्लांट ग्रोथ के अंदर इंपॉर्टेंट रोल होता है। एग्जांपल में देखेंगे लाइमस्टोन है, चूने का पत्थर जिसे आप कहते हैं, जो हमारे का जब फर्शों की लड़ाई होती है वहां पर भी यूज होता है। मार्बल है जी, चाक है, मेरीन शेल्स हैं, ये सारे आपके पास क्या आ जाते हैं जी,
ये आपके calcareous मटेरियल्स में आ जाते हैं। फिर आते हैं argillaceous मटेरियल, जिनका क्या फायदा होता है, ये एसिडिक कंपोनेंट्स प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन से? एल्यूमिनेट्स प्रोवाइड करते हैं, और क्या प्रोवाइड करते हैं जी, ये सिलिकेट्स प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, इनकी एग्जाम्पल के अंदर आ जाता है जी, क्ले है मट्टी, शेल है, स्लेट है, ये सारे आपके पास जो होते हैं मटेरियल्स, मट्टी के डिफरेंट फॉर्म्स हैं या शेप्स है, उन्हीं को हम ये शेल और स्लेट का नाम दे देते हैं। वाई 2% जिप्सम इज एडिड टू सीमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी। ग्राइंडिंग करते हुए जब आपके पास 2% जिप्सम जो है वो ऐड किया जाता है, इसका फायदा ये होता है कि सीमेंट को ज्यादा जल्दी जमने नहीं देता या हार्ड नहीं होने देता। इट इंक्रीजेस सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, सीमेंट का जो जमने का वक्त है उसको जो है ये आपके पास इंक्रीज कर, जैसे आपने घरों में देखा हो कि जब भी हम कोई मिस्त्री मजदूर बुलाते हैं, वो सीमेंट बनाता है, कोई दीवार शिवार बनाने के लिए सीमेंट लेता है पहले पाउडर फॉर्म में, फिर उसमें वो डालता है रेत, और फिर उसमें डालता है पानी। पानी डालने के बाद थोड़ी देर वो उसको रख देता है, तो आप देखें जो वाटर है वो सारा एवोपरेट हो जाता है, और होता क्या है कि वो सीमेंट जो है वो जम जाता है आपके पास। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो 2% जिप्सम है उसको सीमेंट के अंदर इसलिए ऐड किया जाता है कि जो सीमेंट है उसका सेटिंग टाइम जो है उसको इंक्रीज किया जा सके, यानी कि जो उसका जमने का वक्त है उसको इंक्रीज किया जा सके। और अगर हम जिप्सम नहीं ऐड करते तो सीमेंट जो है ना वो बहुत जल्दी हार्ड हो जाएगा। और अगर सीमेंट के अंदर आप देखें, आप पानी कम डाल दें या रेत कम डाल दें, सीमेंट ज्यादा जम गया, सख्त हो गया, तो फिर आप उसको ब्रिक्स के ऊपर पेस्ट की फॉर्म में नहीं लगा सकते। और अगर आप इस तरीके से जो है सीमेंट आपका ज्यादा सख्त हो गया, तो फिर आप इसको जहां पर भी लगाएंगे उसमें क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाएंगे, उसको यूज करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो इस तरीके से जो है जिप्सम को ऐड किया जाता है ताकि उसका सेटिंग टाइम बढ़ाया जा सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आप इनको प्रिपेयर भी करेंगे। मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।